आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी टॉपिक लेकर आया हूं। इस टॉपिक के माध्यम से हम विषय वस्तु की रचना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट पाठ्यक्रम और टेक्स्ट बुक से संबंधित है और मेरे द्वारा पूर्व में टेक्स्ट बुक और पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम के विकास के चरण स्टेजेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट पर वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से करिकुलम और करिकुलम के विकास के चरण स्टेजेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पाठ्यक्रम के निर्माण करते समय विभिन्न प्रकार की रचनाएं, जो हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं, और आपके स्टेजेज से हमें गुजरना होता है, तब हम जाकर एक पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। तो जिसमें जो है अधिगमकर्ता की आवश्यकता की जांच, उद्देश्य का निरूपण करना, विषय वस्तु एवं अनुभव का चुनाव करना आदि जो है चरणों को अनुपालित करते हुए हम पाठ्यक्रम का विकास करते हैं। और जो पूर्व में मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया गया उसमें ये सारी चीज़ें बताया गया है। तो हम इस तरीके से एक पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। उसमें हम जो है एक अधिगम करता है, जो भी लर्नर्स है उनकी आवश्यकताओं की हम जांच करते हैं, उसके उद्देश्य का हम निरूपण करते हैं, फिर हमें विषय वस्तु एवं अनुभव का चुनाव करते हैं, और इस प्रकार से जो हम एक पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। तो अब जो पाठ्यक्रम का हम निर्माण करते हैं या जो हम टेक्स्ट बुक बनाते हैं, उसमें हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। तो अगर हम इसके मीनिंग और इम्पोर्टेंस देखें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट का, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम के विकास की जो प्रक्रिया में विभिन्न विषय वस्तु के चुनाव तक ही जो है पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पाठ्यक्रम में जो है हम उसके बस जो आपका डेवलपमेंट के स्टेजेस है हम उसको बस सिलेक्शन कर लें, हम ऑब्जेक्टिव का सिलेक्शन कर लें, तो वहीं पर जो है आपका वो इतना ही तक सीमित नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम विषय वस्तु की हम चुनाव की बात करें तो यहीं तक सिर्फ एक पाठ्यक्रम का निर्माण जो है वो सीमित नहीं होता है, बल्कि विषय वस्तु को कितने प्रभावशाली तरीके से हम व्यवस्थित जो किया जाए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है कि जो उसमें जो भी हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं, उस पाठ्यक्रम में हम कंटेंट को कितने प्रभावशाली तरीके से हम उसमें व्यवस्थित कर रहे हैं, ये जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण होता है आपके करिकुलम में। जैसे कि एक उदाहरण, हम छोटा सा उदाहरण बताएं कि आप जैसे देख सकते हैं छोटे बच्चों का जो पाठ्यक्रम होता है या आपका टेक्स्ट बुक होता है, तो उसमें देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम गणित की बात करें तो हम उसे सबसे पहले जो है उसमें हम विभिन्न आकृतियों के माध्यम से हम छोटा बड़ा बताते हैं, फिर उसके बाद हम उसको नंबर का हम जो है जानकारी देते हैं 1 से 10 तक, फिर हम उसको जो है हम मिसिंग असेंडिंग डिसेंडिंग बताते हैं। तो बच्चा इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से कंटेंट को व्यवस्थित किया जाता है। जब बालक ये छोटा बड़ा आपका जो अंक का ज्ञान हो जाता है, फिर अंक को मिसिंग अंक का वो पहचान करने लगता है, असेंडिंग डिसेंडिंग जो है घटते क्रम बढ़ते क्रम, ये सारी चीज़ों को जानकारी प्राप्त कर लेता है, तब हम जो है एक बच्चे को जो है जोड़ घटाना गुणा भाग इस तरीके से हम जो है उसको आगे जो अध्याय में सिखाते हैं। तो इस तरीके से टेक्स्ट बुक को जो विषय वस्तु को जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसके अलावा उसके करिकुलम में भी ये जो आपके अलग अलग जो मैं विषय बताए इसको व्यवस्थित किया जाता है। तो इस तरीके से जो है हमें एक विषय वस्तु को उसके करिकुलम में व्यवस्थित करके हम उस विषय वस्तु उस पाठ्यक्रम को हम एक प्रभावशाली बना सकते हैं। अगर हम टेलर के सुझाव देखें तो हमें जो एक कंटिन्यूटी, एक निरंतरता को भी हमें ध्यान में रखना होगा। उसके बाद सीक्वेंस, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ कि एक गणित है तो पहले हमें उसको काउंटिंग बताना पड़ेगा, नंबर का ज्ञान कराना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको एडिशन, फिर हम उसके बाद सब्सट्रैक्शन, हम उसके बाद जो है मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवाइडेशन, इस तरीके से हम चीज़ों को हम बता सकते हैं कि अंक का ज्ञान, फिर जोड़ घटाना गुणा भाग, इस तरीके से हम उसको सिखाएंगे। उसके बाद एकीकरण इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है एक टेलर के द्वारा बताया गया था कि इस तरीके से व्यवस्थित होना चाहिए। अगर हम निरंतरता की बात करें तो विषय वस्तु के जो लंबवत रचना एवं अनुभव को जो है उद्घृत करता है। उसके बाद अगर हम क्रमबद्धता की बात करें तो
पूर्ववर्ती अनुभव को सफल एवं निर्माण करने के लिए जोर देता है। उसके बाद विषय वस्तु के अनुभव में जो है क्षैतिज संबंध स्थापित करके जो है करने हेतु जो है उद्गृत करता है। तो इस तरीके से जो है आपका ये टेलर के द्वारा सुझाव दिया गया था कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेंट किस तरीके से जो है व्यवस्थित करना होगा। तो उसमें उन्होंने बताया था कि एक तो कंटिन्यूटी, दूसरा सीक्वेंस की बात किया था और तीसरा जो है इंटीग्रेशन की बात किया था। तो इस तरीके से उन्होंने सुझाव दिया था। अगर हम विषय वस्तु की अगर हम पैटर्न की बात करें, पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि विषय वस्तु का व्यवस्थापन जो सांचा बनाना वो किस तरीके से हम करें, तो अगर हेरिक व टेलर के अनुसार देखा जाए तो इन्होंने जो है पाठ्यक्रम की रचना को जो है उपागम, 4 उपागम को उन्होंने जो है अव्यवस्थ जो है बताया था, अवस्था बताया था। अब ये कौन कौन से अवस्थाएं हैं तो हम देख सकते हैं। तो सबसे पहला विषय था, दूसरा उसके बाद विस्तृत क्षेत्र था, रहने वालों की समस्या जो है प्रॉब्लम लिविंग की बात की था, उसके बाद आवश्यकता नीड की बात की थी। तो इस तरीके से उन्होंने 4 जो है अव्यवस्था उन्होंने बताया था। 4 आप कह सकते हैं कि उपागम बताया था जो हेरिक और टेलर ने, जिसमें आपके विषय वस्तु, विस्तृत क्षेत्र, रहने वालों का समस्या, आवश्यकता, ये 4 चीज़ों पर। अगर हम टाबा के अनुसार देखें तो टाबा ने विषय वस्तु को, विस्तृत क्षेत्र को किसी विषय के जो है सामाजिक प्रक्रिया एवं जीवन के कार्य के जो है आधारित किया था। तो इस तरीके से टाबा ने जो है आपके विषय वस्तु को विस्तृत क्षेत्र का जो है किसी विषय के सामाजिक प्रक्रिया एवं जीवन के कार्य के जो है आधारित करके उन्होंने बताया था कि हमें बनाना चाहिए। अगर हम अलेक्जेंडर के अनुसार अगर देखें तो उन्होंने बताया था कि विद्यालय विषय सामग्री के विस्तृत क्षेत्र समाज स्थित प्रमुख कार्य, आवश्यक रुचि, अधिगमकर्ता संबंधी समस्या आदि पाठ्यक्रम की रचना के प्रकार हैं। तो इस तरीके से हमें पाठ्यक्रम को जो है व्यवस्थित करना चाहिए। अलेक्जेंडर ने इस तरीके से बताया था। अगर हम स्मिथ के अगर हम देखें के अनुसार देखें तो पाठ्यक्रम को विषय पाठ्यक्रम उन्होंने बताया था, उसके बाद क्रियात्मक पाठ्यक्रम बताया था, मूलभूत पाठ्यक्रम बताया था, को जो है शुद्ध पाठ्यक्रम रचना के प्रकार बताया था। मतलब कि जो आपका पाठ्यक्रम रचना है उसमें विषय जो है पाठ्यक्रम, क्रियात्मक पाठ्यक्रम, मूलभूत पाठ्यक्रम को जो एक शुद्ध पाठ्यक्रम की रचना उन्होंने बताया था। तो ये चीज़ें जो है स्मिथ जो है के द्वारा जो है या स्टैनली के द्वारा जो है स्टैनले के द्वारा ये बताया गया था। उसके अगर हम बात करें आपके जो हम पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैटर्न के सिलेक्शन की बात करें तो व्यवस्थापन के चुनाव की साचा बनाना, द पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है सिलेक्टेड की अगर हम बात करें तो किस तरीके से हमें बनाना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि पाठ्यक्रम को विकसित करते समय विषय वस्तु एवं अधिगम अनुभव को वर्तमान समय के 3 अन्वेषण के आधार पर जो है हमें साँचा बनाकर तैयार करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला दिया है विषय पृथक जो है साँचा बनाना, दूसरा जो है एकीकरण साँचा बनाना, तीसरा जो है संयुक्त आधारित साँचा बनाना। तो ये चीज़ें जो है उन्होंने ये जो है वर्तमान समय में इस तरीके से जो है बताया था कि ये 3 अन्वेषण के आधार पर हमें जो है विषय वस्तु का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसमें पहला है आपका विषय पृथक, दूसरा है एकीकरण साँचा और तीसरा संयुक्त आधारित साँचा। तो ये अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए शिक्षण अधिगम इकाई के आधार पर जो है विशिष्ट विषय वस्तु को क्रमबद्धता यहाँ बताया गया है। तो देखिए एक इकाई है और जैसा कि हम लोग देखते भी हैं, आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो एक होता है यूनिट। तो यूनिट का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है और उस ऑब्जेक्टिव को सब ऑब्जेक्टिव में डिवाइड कर दिया था। मतलब उसके मेन कंटेंट को सब कंटेंट में डिवाइड करके उसको मूल जो आपके मेन ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त किया जाता है। उसी तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि यूनिट है और उस यूनिट का जो सबसे मेन जो हेडिंग है वो आबादी शिक्षा का परिचय। ठीक, अब उसको किस तरीके से विषय वस्तु को ऑर्गेनाइज किया गया, उसका आउटलाइन कैसे कंटेंट डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले तो हम जो है आबादी शिक्षा के अर्थ जानेंगे, उसके संकल्पना जानेंगे, उसके क्षेत्र जानेंगे, उसकी आवश्यकता जानेंगे, महत्व एवं उद्देश्य जानेंगे। और आप देखते हैं कि सभी प्रकार के जो आपके टेक्स्ट बुक होता है या टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर होता है या जो करिकुलम होता है उसमें इस तरीके की चीज़ें दी जाती हैं।
कि जैसे टेक्स्ट बुक में कोई भी चैप्टर दिया है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसको, उस ऑब्जेक्टिव को जो सब पॉइंट में डिवाइड करके हम उसको प्राप्त करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी एक उदाहरण के तौर पे दिया गया है कि यूनिट है, उस यूनिट के हम कंटेंट को किस तरीके से आउटलाइन के माध्यम से हम यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो है आपका उसमें दिया है जनसंख्या, गतिशीलता और आबादी की स्थिति। ये आपका जो यूनिट है और उसमें देखा जाए तो उसमें क्या क्या चीज़ें, तो एक तो जन्म दर, जनसंख्या की हम बात करें, गतिशीलता और आबादी की स्थिति की बात करें तो हमें तो जन्म दर जानना पड़ेगा, जनसंख्या की अवधारणा जानना पड़ेगा, मृत्यु दर जानना पड़ेगा, ठीक है, मृत्यु दर प्रवास जानना पड़ेगा, ठीक, घनत्व जानना पड़ेगा, लिंग अनुपात जानना पड़ेगा, जीवन जो है प्रत्याशा जानना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में स्थित आबादी और जैसे एक उदाहरण दिया है उत्तर प्रदेश में स्थित आबादी और भारत के संदर्भ में विश्व में जनसंख्या स्थिति, ये भी चीज़ें हैं कि एक उत्तर प्रदेश में आबादी क्या है, भारत के संबंध के अन्य आप राज्यों से कंपेयर करें तो उत्तर प्रदेश में क्या है। उसके बाद अगर हम विश्व के साथ अगर हम अपने देश को कंपेयर करें तो क्या है स्थिति, तो ये सारी चीज़ें जो है, और आबादी का विकास दर क्या है अपने देश में, ये चीज़ हम जान सकते हैं। इसके बाद जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ये सब चीज़ जो है हम इस तरीके से आपको यूनिट को, कंटेंट को जो हम आउटलाइन करके हम देख सकते हैं। उसी तरह से इसमें तीसरा जो दिया है जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक परिणाम, तो ये चीज़ें देखा जाए तो इकोनॉमिक जो है आपका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि क्योंकि जब जनसंख्या की आप वृद्धि होगी तो आर्थिक परिणाम उसका क्या होगा। और जैसे कि देख सकते हैं कि विश्व में जो है आपके जो भी कंट्री है, चाहे आप चाइना की बात कर लीजिए, चाहे इंडिया की बात कर लीजिए, जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है, वहाँ की आर्थिक स्थिति भी आप देख लीजिए क्या है। तो इस तरीके से क्या है, तो जनसंख्या के बीच संबंध एवं उत्पादन, आबादी के विकास के बीच संबंध और जीवन स्तर जो है आपका आर्थिक बीमारी आबादी को तीव्र विधि से उत्पन्न करना। तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से हमको ये चीज़ देखना होगा। और हम ये चीज़ को जानना चाह रहे हैं, आपका इकोनॉमिक जो कॉन्सिक्वेंसेस को हम जानना चाह रहे हैं, तो हमें ये सारी चीज़ों को जो है जानना पड़ेगा, तब हम जाकर ये सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इस तरीके से जो है आपका चीज़ें हैं। इसके अलावा भी और भी हम उदाहरण के तौर पे और भी चीज़ को देख सकते हैं। तो इसमें जो है इस तरीके से जो है आपका विषय वस्तु को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आरपी पब्लिशिंग हाउस द्वारा जो है एक पाठ्य पुस्तक का जो है प्रकाशन किया गया है जो पाठ्यक्रम संबंधी। तो आप उस पुस्तक के माध्यम से जो है पाठ्य पुस्तक के बारे में, इसके अलावा जो है पाठ्यक्रम के विकास के चरण के बारे में और पाठ्यक्रम अनुकूलन के बारे में जो विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि वो भी एक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। और ये बहुत ही हर एक शिक्षक और जो लर्नर्स हैं और चाहे अभिभावक हो, सभी के लिए बहुत ही इस जानकारी का होना ज़रूरी है। इस जानकारी के आधार पे ही वो अपने बच्चे के एक बेहतर शिक्षा और एक बेहतर जो है योजना के साथ वो उसके अंदर विकास कर सकते हैं, उसके शैक्षणिक अचीवमेंट को उपलब्ध करा सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं कि किस प्रकार के हमें वीडियो की और बनाने की ज़रूरत है। तो धन्यवाद।